जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, आज की वीडियो में हम क्लास 12 का ज्योग्राफी के टॉप ऐसे 40 इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन करेंगे जो कि आपकी क्लास 12 बोर्ड एग्जाम के लिए काफी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाले। तो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे मेरी एक ही रिक्वेस्ट है कि यदि आप भी क्लास 12 बोर्ड में अच्छे नंबर लाना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि दोस्तों आपके क्लास 12 का जो बोर्ड एग्जाम होगा फ्रेंड, वो आपका उसमें आपका 40 नंबर का ऑब्जेक्टिव और 40 नंबर का आपका सब्जेक्टिव होने वाला है। और फाइनल जो बोर्ड एग्जाम होगा फ्रेंड, वो आपका मार्च महीने में होगा और ज़्यादा टाइम आपके पास नहीं है। और ज्योग्राफी से बात करें तो ज्योग्राफी से टोटल आपको 22 चैप्टर पढ़ना है और 22 चैप्टर के जितने भी इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड एमसीक्यू क्वेश्चन है जो कि इस वीडियो में करा दिए गए। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए आज की सुपर फास्ट वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, आप 40 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन का आंसर जानते हैं प्लीज लास्ट में कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर लिखिएगा। पहला क्वेश्चन जो कि आपके स्क्रीन पर है कि मानव भूगोल अस्थिर पृथ्वी और क्रियाशील मानव के बीच परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। यह कथन किसका है? आपको ये जो कथन है मानव भूगोल अस्थिर पृथ्वी और क्रियाशील मानव के बीच परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है, ये कथन किसका? तो दोस्तों ये जो कथन है वो एलन सैंपल का है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर होगा एलन सैंपल। ये कहाँ की रहने वाली थी फ्रेंड? तो ये अमेरिका की रहने वाली थी। और दोस्तों ये जो है वो फ्रेडरिक रेडजेल की शिष्य थी। ठीक है। नेक्स्ट 2 में दिया है कि निम्नलिखित में से कौन एक भौगोलिक सूचना का स्रोत नहीं है? यानी आपको इनमें से कौन सा है जिससे हमें कोई भी सूचना प्राप्त नहीं होती? तो दोस्तों यात्रियों का विवरण, इससे भी हमें कई सूचना प्राप्त होती है। प्राचीन मानचित्र को जब देखते फिर तो इससे भी हमें कई जानकारी मिलती, प्राचीन महाकाव्य से भी जानकारी मिलती। लेकिन ये चंद्रमा से चट्टानी पदार्थों के नमूने हैं, इससे हमें कोई भी जानकारी नहीं मिलती है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर होगा, चंद्रमा से चट्टानी पदार्थों के नमूने। ठीक है। नेक्स्ट 3 में दिया गया जो कि काफी वीवीआई क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए कि रुको और जाओ निश्चयवाद का दूसरा नाम क्या है? आपको ये जो रुको और जाओ है इसका दूसरा नाम क्या है? तो दोस्तों रुको और जाओ को जो है वो नव निश्चयवाद के नाम से भी जाना जाता है। तो ऑप्शन ये यहाँ पे राइट आंसर है नव निश्चयवाद। दोस्तों रुको और जाओ के ये जो है ये किसके द्वारा दिया गया? तो ये जो है वो ग्रिफिथ टेलर का के द्वारा दिया गया। और दोस्तों नव निश्चयवाद का जो जनक है वो ग्रिफिथ टेलर को ही कहा जाता है। तो कई बार क्वेश्चन में ऐसे भी पूछा जाता है कि रुको और जाओ किसके द्वारा दिया गया था? तो ग्रिफिथ टेलर के द्वारा, और नव निश्चयवाद का जनक भी कहा जाता है। ठीक है। नंबर 4 में दिया कि निम्नलिखित में से जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा? काफी अभी भी एक क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा जो देश है वो जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा देश है? तो दोस्तों जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ी देश की बात करें तो सबसे बड़ा जो देश है वो रूस है। तो ऑप्शन ये यहाँ पे राइट आंसर है रूस। और यदि जनसंख्या की दृष्टि से भारत का कौन सा स्थान है? तो दोस्तों भारत जो है वो दूसरा स्थान पर है। भारत की जनसंख्या कितनी फ्रेंड 2011 की जनगणना के अनुसार? तो भारत की जो कुल जनसंख्या है 2011 के अनुसार 121 करोड़। अभी वर्तमान समय में देखा है तो वर्तमान में 140 करोड़ के आसपास हो गया है। और यदि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश की बात करें तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जो देश है वो रूस है। ठीक है। नंबर 5 में दिया गया कि विश्व की लगभग 60% जनसंख्या किस महाद्वीप में निवास करती है? यानी विश्व की लगभग 60% जो जनसंख्या है वो कौन सा महाद्वीप में निवास करती है? तो दोस्तों विश्व की 60% जो जनसंख्या है वो एशिया महाद्वीप में निवास करती है। तो ऑप्शन ये यहाँ पर राइट आंसर है एशिया महाद्वीप। दोस्तों एशिया महाद्वीप जो है वो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा महाद्वीप है। और सबसे छोटा महाद्वीप की बात करें तो सबसे छोटा महाद्वीप जो है वो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। ठीक है। और भारत जो है वो एशिया महाद्वीप के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट 6 में दिया गया कि विश्व की 90% जनसंख्या कितने प्रतिशत स्थल भाग पर निवास करती है? यानी विश्व की जो 90% जनसंख्या वो कितने प्रतिशत स्थल पर निवास करती है? तो ऑप्शन बी राइट आंसर 10% भूमि पर। जी हाँ दोस्तों, विश्व की जो 90% जनसंख्या वो मात्र 10% भू स्थल पर निवास करती है। ठीक है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 7 में दिया गया कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या कितनी है? यानी 2011 की जनगणना के अनुसार जो फ्रेंड वो भारत की जनसंख्या कितनी? तो दोस्तों 2011 की जनगणना के अनुसार देखा जाए भारत की जो कुल जनसंख्या है वो 121 करोड़ है। तो ऑप्शन सी राइट है 121 करोड़। और 2011 की जनगणना के अनुसार जो फ्रेंड वो भारत जो है वो विश्व का दूसरा सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश है। और पहला स्थान पे कौन है? तो पहला चीन था। ठीक है। और अभी वर्तमान समय में भारत की कुल जनसंख्या की बात करें तो वर्तमान समय जो फ्रेंड वो अभी भारत की कुल जनसंख्या वो 140 करोड़ के आसपास हो गया है। देखो 8 में ये कि इनमें से कौन प्रवास का अपकर्ष कारक नहीं है? इनमें से कौन सा जो है वो प्रवास का अपकर्ष कारक नहीं है? तो दोस्तों क्वेश्चन में 8 का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा महामारी। जी हाँ दोस्तों, महामारी जो है वो प्रवास का जो है वो प्रतिकर्ष कारक है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर होगा महामारियाँ। ठीक है। नेक्स्ट 9 में देखिए कि इनमें से कौन प्रवास का प्रतिकर्ष कारक नहीं? आज आपको इनमें से कौन सा जो है वो प्रवास का प्रतिकर्ष कारक नहीं? तो दोस्तों क्वेश्चन 9 के जो राइट आंसर है वो अनुकूल जलवायु। जिस अनुकूल जलवायु जो है वो अपकर्ष कारक के अंतर्गत आता है। तो ऑप्शन ये यहाँ पे राइट आंसर होगा अनुकूल जलवायु। अपकर्ष और प्रतिकर्ष का एक बार क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि अपकर्ष इनमें से कौन अपकर्ष कारक नहीं, प्रतिकर्ष कारक नहीं? तो दोस्तों अपकर्ष के अंतर्गत जो लोग जो है अपने बेहतर जीवन जीने के लिए अपने निवास स्थान को छोड़ते हैं उसे अपकर्ष कारक के अंतर्गत है। और प्रतिकर्ष में जो फ्रेंड मजबूरी में बेरोजगारी के कारण जो अपने घर छोड़ते हैं वो प्रतिकर्ष के अंतर्गत आते हैं। ठीक है। नंबर 10 में दिया कि विश्व की जनसंख्या 6 से 7 अरब होने में कितना वर्ष लगा? काफी ज्यादा भी क्वेश्चन कि विश्व की जो कुल जनसंख्या है वो 6 अरब से 7 अरब होने में कितना वर्ष का समय लगा था? तो दोस्तों 12 वर्ष का समय लगा था। तो ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर होगा 12 वर्ष। ठीक है। नेक्स्ट वन 11 दिया है फ्रेंड कि निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक? यहाँ पे जनसंख्या वृद्धि दर पूछा जा रहा है फ्रेंड कि सबसे अधिक जनसंख्या वृद्धि दर जो है वो कौन सा महाद्वीप का है? तो सबसे अधिक जनसंख्या जो वृद्धि दर है फ्रेंड वो अफ्रीका महाद्वीप का है। तो ऑप्शन ये यहाँ पे राइट आंसर होगा। और सबसे अधिक जनसंख्या वाला महाद्वीप पूछेगा तो एशिया राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। लेकिन यहाँ जनसंख्या वृद्धि पूछा है तो ऑप्शन ये यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला 12 में दिया गया कि निम्नलिखित में से कौन सा एक तथ्य सही नहीं है? आज आपको इनमें से कौन सा जो है वो एक तथ्य सही नहीं? तो दोस्तों क्वेश्चन में 15 का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी
5 अरब से 6 अरब तक बढ़ने में जनसंख्या को 100 वर्ष लगा है। यानी दोस्तों ये जो कथन है ये गलत है कि 5 वर्ष से 6 अरब तक बढ़ने में जनसंख्या का जो है वो 100 साल यानी समय लगा था, तो ये गलत है। ठीक है, नेक्स्ट 13 में दिए फ्रेंड्स कि विश्व की जनसंख्या का औसत लिंग अनुपात प्रति 100 स्त्रियों पर कितने पुरुष है। यानी विश्व की जो औसत लिंग अनुपात है फ्रेंड वो प्रति 100 स्त्रियों पर कितने पुरुष है, तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा 102 पुरुष। ठीक है, तो ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हो, सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नंबर 14 में दिए कि नाइजीरिया का आयु लिंग पिरामिड का आकार किस आकृति का है। ये जो नाइजीरिया देश है इसका आयु लिंग पिरामिड जो है वो किस आकृति का है, तो नाइजीरिया का जो आयु लिंग पिरामिड है वो त्रिभुजाकार है, तो ऑप्शन ये राइट आंसर होगा त्रिभुजाकार। अगला 15 में दिया गया कि भारत जो है वर्तमान समय में जननांकीय संक्रमण की किस अवस्था में आता है। दोस्तों भारत जो है अभी वर्तमान समय जननांकीय संक्रमण की कौन सा अवस्था में आता है। दोस्तों भारत जो फ्रेंड वो वर्तमान समय जननांकीय संक्रमण की द्वितीय अवस्था में आता है, तो ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर होगा द्वितीय अवस्था। हेलो 60 में दिया गया कि दार्जिलिंग निम्नलिखित में से किस फसल के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। वो जो दार्जिलिंग है फ्रेंड वो इनमें से कौन सा फसल के उत्पादन के लिए फेमस है। दोस्तों दार्जिलिंग जो है वो चाय के फसल के उत्पादन के लिए काफ़ी ज़्यादा फेमस है, तो ऑप्शन बी राइट आंसर होगा चाय। अगला क्वेश्चन 70 में दिया जो कि काफ़ी ज़्यादा VVI क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा देश सर्वोच्च उच्च मूल्य सूचकांक वाला देश है। इनमें से कौन सा देश का जो है वो यानी मानव विकास सूचकांक जो है वो सबसे अधिक है, तो दोस्तों मानव विकास सूचकांक जो है वो नॉर्वे का सबसे अधिक है, तो ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर नॉर्वे। ठीक है, अगला 18 में दिया कि मछली पकड़ना कौन सी क्रिया है। यानी जो मछली पकड़ना है वो कौन सी क्रिया के अंतर्गत आएगा, तो दोस्तों मछली पकड़ना जो वो प्राथमिक क्रियाकलाप के अंतर्गत आता है, ऑप्शन ये राइट आंसर प्राथमिक क्रिया। ठीक है, निकल 19 में देगा कि इनमें से किस क्षेत्र में जलवायु पशुचारण नहीं होता है। यानी इनमें से कौन सा क्षेत्र में जो है वो जलवायु पशुचारण नहीं होता है, तो क्वेश्चन नंबर 19 का जो राइट आंसर है वो होगा मानसूनी क्षेत्र। जी हाँ, तो मानसूनी क्षेत्र में जो फ्रेंड वो जलवायु पशुचारण नहीं होता, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला 20 में दिए कि मैक्सिको में आदिकालीन निर्वाह कृषि को किस नाम से जाना जाता है। ना ये जो मैक्सिको देश है यहाँ पे ये जो आदिकालीन निर्वाह कृषि है इसको और भी किस नाम से जाना जाता है। दोस्तों मैक्सिको में जो है वो आदिकालीन निर्वाह कृषि को जो है वो मिल्पा के नाम से जाना जाता है, तो ऑप्शन बी राइट आंसर मिल्पा। अगला 21 में दिया गया कि इनमें से कौन रोपण कृषि का उदाहरण है। इनमें से कौन सा जो है वो रोपण कृषि के अंतर्गत आता है, तो दोस्तों रबड़ जो है वो रोपण कृषि के अंतर्गत आता है, तो ऑप्शन डी राइट आंसर रबड़। अगला 22 में दिया कि विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि का मुख्य फसल निम्नलिखित में से कौन है। आने को ये जो विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि है वो इनमें से कौन सा इसका उदाहरण है, तो देखिए 22 का जो राइट आंसर है वो जगह गेहूं। जी हाँ दोस्तों गेहूं जो है वो विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि के अंतर्गत आता है, तो ऑप्शन ये करेक्ट आंसर है गेहूं। अगला 23 में देखिए कि उत्तर अमेरिका में विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता है। ना ये जो उत्तरी अमेरिका में ये जो विस्तृत अनाज कृषि है इसको और भी किस नाम से जाना जाता है, तो दोस्तों उत्तर अमेरिका में जो फ्रेंड इसे प्रेयरी कहा जाता है, तो ऑप्शन ये राइट आंसर है प्रेयरी। ठीक है, अगला 24 में देखिए कि न्यूजीलैंड के कैटरबरी के मैदान में किस प्रकार की कृषि की जाती है। ना ये जो न्यूजीलैंड फ्रेंड यहाँ पे जो ये जो कैटरबरी का जो मैदान है वहाँ पर कौन सी कृषि की जाती है, तो दोस्तों वहाँ पर जो है वो विस्तृत वाणिज्य कृषि किया जाता है, तो ऑप्शन यहाँ पे जो राइट आंसर है विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट 25 में जो कि काफ़ी ज़्यादा VVI क्वेश्चन कि अंगूर की कृषि मुख्यतः किस क्षेत्र में की जाती है। दोस्तों यहाँ पे जितने भी खट्टे फल होते हैं उनका जो कृषि है वो हमेशा ये जो समुद्र के किनारे किया जाता है, तो राइट आंसर जो होगा भूमध्य सागरीय क्षेत्र। जी है, तो अंगूर की जो कृषि है वो भूमध्य सागरीय क्षेत्र में किया जाता है, तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और अगर कोई 26 में दिया गया कि रसदार फलों की उत्पादन किस कृषि की मुख्य विशेषता है। यानी ये जो रसदार फलों का उत्पादन किस कृषि की मुख्य विशेषता है, तो दोस्तों 26 का जो राइट आंसर है वो भूमध्य कृषि। जी हाँ, तो भूमध्य कृषि में जितने भी फसल किए हैं वहाँ वो जो सभी कृषि हैं वो रसदार फल होते हैं। ठीक है, 27 देंगे कि सहकारी कृषि सबसे अधिक सफल, यहाँ पे थोड़ा मिस प्रिंटिंग हो गया फ्रेंड कि ये जो सहकारी कृषि सबसे अधिक फसल किस महाद्वीप में होता है, तो दोस्तों सबसे सहकारी कृषि का जो फसल सबसे अधिक कौन सा महाद्वीप में होता है, तो सबसे अधिक यूरोप महाद्वीप में होता है, तो ऑप्शन बी राइट आंसर है यूरोप महाद्वीप। अगला 28 में दिया है कि किस प्रकार की अर्थव्यवस्था वाले देश प्रसंस्करण एवं शोधन कार्य में पिछड़ रहे हैं, तो दोस्तों ऑप्शन यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा अविकसित देश। जी हाँ दोस्तों अविकसित देश जो है वो प्रसंस्करण एवं शोधन कार्य में काफ़ी ज़्यादा पिछड़ रहे हैं, तो ऑप्शन बी राइट आंसर होगा अविकसित देश। अगला क्वेश्चन 29 में दिया गया कि निम्नलिखित में से किस कृषि प्रकार का विकास यूरोपीय औपनिवेशिक समूह द्वारा किया गया था, तो दोस्तों 29 का जो राइट आंसर है वो जो रोपण कृषि। जी हाँ दोस्तों रोपण कृषि का जो फ्रेंड जो विकास है फ्रेंड वो यूरोपीय औपनिवेशिक समूहों के द्वारा किया गया, तो ऑप्शन डी राइट आंसर होगा यूरोपीय कृषि रोपण कृषि। ठीक है, अगला 30 में दिया गया कि निम्नलिखित में से किस प्रदेश में विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि नहीं की जाती है। यानी इनमें से कौन सा प्रदेश है जो फ्रेंड वो विस्तृत अनाज कृषि नहीं किया जाता है, तो 30 का जो राइट आंसर है वो
हो जाएगा ब्राज़ील के अमेजन बेसिन में जो फ्रेंड वो विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि का उत्पादन नहीं किया जाता। तो ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड, ब्राज़ील के अमेजन बेसिन क्षेत्र। ठीक है, अगला 31 में दिया है कि निम्नलिखित कृषि प्रकारों में कौन सा प्रकार कर्तन दहन कृषि का प्रकार है। तो दोस्तों 31 का जो राइट आंसर फ्रेंड वो हो जाएगा आदिकालीन निर्वाह कृषि, यानी ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर होगा आदिकालीन निर्वाह कृषि। अगला 32 में दिया है कि निम्नलिखित में से कौन एकल कृषि नहीं है, यानी आपको मैं इनमें से कौन सा जो है वो एकल कृषि के अंतर्गत नहीं आता है। तो दोस्तों एकल कृषि के अंतर्गत देखा जाए तो दोस्तों मिश्रित कृषि जो है वो एकल कृषि के अंतर्गत नहीं आता है। तो ऑप्शन बी राइट आंसर होगा मिश्रित कृषि। फ्रेंड्स यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन बताए जा रहे हैं ये सभी क्वेश्चन आपके क्लास 12 बोर्ड एमसीक्यू काफी ज्यादा VBI होने वाले, तो प्लीज आप इन सभी क्वेश्चन को अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा। ठीक है, नेम 33 में कि निम्नलिखित में से कौन खनिज आधारित उद्योग है, यानी आपका इनमें से कौन सा जो है वो एक खनिज आधारित उद्योग है। तो दोस्तों लौह उद्योग इस्पात जो है वो खनिज आधारित उद्योग है। तो ऑप्शन ये यहाँ पे राइट आंसर लौह इस्पात। ठीक है, अगला 34 में दिया है कि निम्नलिखित में से कौन उद्योग मुख्यतः श्रम आधारित उद्योग है, यानी वो इनमें से कौन सा उद्योग जो है वो श्रम आधारित पर उद्योग है। तो दोस्तों 34 का जो राइट आंसर है वो कुटीर उद्योग, जिनसे कुटीर उद्योग में जो है वो श्रम आधारित उद्योग है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला 35 में दिया है कि इनमें से कौन सा उद्योग कृषि आधारित उद्योग है। अब आपको बताया इनमें से कौन सा उद्योग जो है वो कृषि पर आधारित है। दोस्तों यहाँ पे जो राइट आंसर है वो सूती वस्त्र, जी हाँ दोस्तों सूती वस्त्र जो है वो कृषि पर आधारित है। तो ऑप्शन बी राइट आंसर होगा कृषि सूती वस्त्र। अगला 36 में है कि इनमें से कौन वन आधारित उद्योग है, यानी इनमें से कौन सा वन जो है वो कौन सा वन आधारित उद्योग है। तो दोस्तों कागज उद्योग जो है वो वन आधारित उद्योग है, क्योंकि दोस्तों कागज का जो निर्माण है वो पेड़ों के काट कर जो है वो कागज को बनाया जाता है। तो ऑप्शन ये राइट आंसर होगा। नेम 37 में कि इनमें से कौन पशु आधारित उद्योग है। अब आपको पता नहीं इनमें से कौन सा जो है वो एक पशु आधारित उद्योग है। तो दोस्तों चमड़ा उद्योग जो है वो पशु उद्योग है। ठीक है, तो ऑप्शन ये राइट आंसर होगा चमड़ा उद्योग। 38 में देखा कि नगरीय क्षेत्रों को परिभाषित करने के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका ने न्यूनतम कितनी जनसंख्या को आधार बनाया गया। अन्य को ये जो संयुक्त राज्य अमेरिका के अंदर वो नगरीय क्षेत्रों में जो है वो कितना जनसंख्या होगा तो उसे नगरीय क्षेत्र बोला जाएगा। तो 205,000 जब जनसंख्या हो जाएगा तो वो नगरीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो ऑप्शन ये यहाँ पे राइट होगा 5,000। 39 में दिया कि इनमें से कौन व्यापारिक नगर का उदाहरण है, यानी इनमें से कौन सा जो है वो व्यापारिक नगर के अंतर्गत आता है। तो दोस्तों मुंबई जो है वो एक व्यापारिक नगर के अंतर्गत आता है। तो ऑप्शन ये राइट आंसर होगा मुंबई। 40 में दिया कि निम्न में से किस प्रकार की बस्तियां सड़क नदी या नहर के किनारे होती है, यानी इनमें से कौन सा जो बस्ती का निर्माण जो है वो सड़क नदी या फिर नहर के किनारे किया जाता है। तो दोस्तों रेखीय राइट आंसर रेखीय प्रतिरूप, जी तो रेखीय प्रतिरूप के अंदर जो है वो सड़क नदी का जो निर्माण है वो एक सीधी लाइन में किया जाता है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो बस इतना है। दोस्तों इस तरह और भी सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन जानना चाहते हैं तो आप इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो। वहाँ पे हर एक सब्जेक्ट का और हर एक चैप्टर का VBI MCQ क्वेश्चन करवा दिया है जो कि आपके फाइनल बोर्ड एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण होने वाले। तो दोस्तों जिन भाई और बहनों ने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया उन लोगों को तहे दिल से धन्यवाद, और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया यार प्लीज आप अपने सुंदर से हाथों से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फ्रेंड मैं आप लोगों के और भी इंपॉर्टेंट MCQ क्वेश्चन लाते